नमस्कार, मैं हिया नेजा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम। जैसे ही लड़कियां टीनेज में एंटर करती हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में भी चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। इस समय पे फिजिकल और मेंटल लेवल पे प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सब पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गई हैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ केयर सर्विसेज अमनदीप कौर। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो अमनदीप मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, ईजिली इसे कैसे समझा जा सकता है? देखिए, जैसे जैसे एक लड़की बड़ी होती है तो उसके बॉडी में एक कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से कुछ चेंजेस आती हैं जिसके चलते वो आगे जाकर माँ बनने के लिए रेडी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही लड़की 12, 13, 14 साल की उम्र तक पहुँचती है, जब वो अपनी प्यूबर्टी आती है तो वो मिनार्की अटेन करती है। उसमें उसका अंदर अंडे बनने की शुरुआत होती है। तो जैसे जैसे ये अंडे बनते हैं, ये हमारी ओवरी में से निकलते हैं। जैसे ही वो अंडे निकलते हैं तो हमारा जो गर्भाशय है या बच्चेदानी या यूट्रस है, उसकी भी लाइनिंग ग्रो करना शुरू करती है कि जस्ट इन केस वो अंडा फर्टिलाइज होता है तो उसको रखने के लिए, ताकि वो उसके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए वो जगह बन सके। तो उसके लिए जब तो वो फर्टिलाइजेशन होती है, देन प्रेगनेंसी कंटिन्यूज़। बट जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर उसके वो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो सारी जो लाइनिंग है वो शेड होती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो ये हमारा एक प्राकृतिक मीडियम है टू प्रिपेयर अ गर्ल टू बिकम मदर इन फ्यूचर। तो उसके लिए इसके साथ जो बड़ी भ्रांतियाँ जुड़ी हैं कि ये गंदा खून है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे इट इज़ लाइक नॉर्मल स्वेट और एनी बॉडी की सिक्रीशन जिसमें कि हमारा वो यूट्रस की लाइनिंग निकलती है। तो किस लेवल पे फिजिकल अवेयरनेस और मेंटल प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है? किस तरीके से डाइट का ख्याल रखना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, किस लेवल पे एक्सरसाइज नहीं करनी, इन सब का ध्यान रखना। और मेंटली एक लड़की को इस फर्स्ट टाइम जब उसे पीरियड्स आने वाले हों तो किस लेवल पे उसे प्रिपेयर करना चाहिए? देखो, जब लड़की को पीरियड स्टार्ट होते हैं ना, जिसको मिनार्की कहते हैं, एज ऑफ मिनार्की जनरली 12 साल की उम्र तक होती है। बट आज चूँकि हमारी डाइट, कुछ एनवायरमेंटल, कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से मिनार्की थोड़ी अर्ली भी आ जाती है। आज की डेट में 9-10 साल की लड़की को भी पीरियड्स आ सकते हैं। इट कैन बी एज अर्ली एज 9 to 10 years एंड एज लेट एज 15 to 16 years। तो ये दोनों ही एक स्पेक्ट्रम के जो साइड्स पे हैं, ये दोनों ही चीज़ें नॉर्मल है। तो सबसे पहले मेंटल प्रिपरेशन की बात आपने की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज लड़कियां घरों में तक सीमित नहीं हैं, वो पढ़ती हैं, वो खेलती हैं, वो डांस करती हैं। तो उनको, हमें माँ को या उनके किसी भी घर की बड़ी लेडी को चाहिए कि बच्चे को जैसे ही वो 9-10 साल की हो, उसे थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू किया जाए, ताकि एकदम से खून देख के वो घबरा ना जाए। एक मेंटल प्रिपरेशन तो ये ज़रूरी है, शी शुड नो कि मेरे साथ क्या होने वाला है। दूसरा, एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यूजली जब लड़की जल्दी मिनार्की अटेन करती है तो उसका दिमाग उतना डेवलप नहीं होता कई बार कि टू पुट अ स्टॉप पीरियड्स को, कि कब इसको रोकना है। उस केस में क्या होता है कि कभी कभी ये बहुत देर तक चलते हैं, कभी बार बार आते हैं, जिसको पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि ये नॉर्मल नहीं है। मैं अपने पास से आपको कई एग्जांपल्स बता सकती हूँ जहाँ पे एक लड़की आई तो वो बोल रहे हैं पेरेंट्स की वो पढ़ नहीं पाती, और जब मैंने प्रोब किया हिस्ट्री में तो उसको बहुत लंबे लंबे पीरियड चलते थे। शी वॉज जस्ट 10-11 years old और उसका हीमोग्लोबिन 6 रह गया था। तो माँ बाप को चाहिए कि अगर थोड़ा भी उनको डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल लगे तो दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, और बच्चे को बताया जाए कि इसकी ट्रीटमेंट्स हैं, ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, ये आराम से ट्रीट हो सकता है। जैसे आपने कहा कि अब पीरियड्स 10 इयर्स की एज में भी लड़कियों को आ जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। स्कूल्स में ये चीज़ समझाई जाती है, बट 10 इयर्स के बाद ही ये स्कूल्स में प्रोग्राम होते हैं, 6-7 क्लासेस तक आते हैं, ये समझाते हैं। तो जिनको जल्दी आते हैं, क्या उनके लिए कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, ताकि समझा जा सके, चाहे वो रूरल एरियाज़ के हों, अर्बन एरियाज़ के हों? आजकल ना मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बहुत प्रमोट किया जा रहा है। इवन पैडमैन मूवी आई, और मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी रूरल लेवल पे भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बट ये है कि 9 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है, तो बेटर है कि उसको स्कूल में या आसपास माँ बाप या कोई अपना डायरेक्ट पहला जो इंस्टेंस है ना, दैट शुड बी डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन। पहला बेटर वही रहेगा कि माँ या कोई घर का बड़ा या आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ पास ले जाइए। इवन रूरल में भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, या मदर और एनी रिलेटिव कैन मेक हर अंडरस्टैंड। उसको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये हो सकता है, और पर उसको डराए बगैर।
उसको डराना नहीं है इसके लिए। ये तो हो गई कि एक लड़की को किस लेवल पे प्रिपेयर करना है मेंटली और फिजिकली, पर घर में जो मेल मेंबर्स होते हैं, उनके भाई हो गए, फादर हो गए, उनको भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, उनको अवेयर करना, किस तरीके से लड़की को उस टाइम पे हैंडल करना है। दिस इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट क्वेश्चन आई हैव एवर Thank you. हर्ड। ये अब वक्त आ गया है कि हमें अपने बॉयज़ को भी प्रिपेयर करना है। यू नो, आई हैव 2 बॉयज़ एंड आई हैव ऑलरेडी ट्राइड टू सेंसिटाइज माय एल्डर वन, क्योंकि ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रक्रिया है, तो लड़कों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो 9-10 साल की उम्र में हमें लड़कों को भी थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए कि उनकी क्लास में किसी बच्चे को या घर में सिस्टर को या किसी फ्रेंड को अगर पीरियड्स आते हैं तो दे शुड बी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हर, दे शुड हेल्प हर रादर देन कि अपने दोस्तों के साथ मिलके हंसी उड़ाए। इसके साथ एक बड़ा अच्छा ट्रेंड मैं देख रही हूँ, मैंने आरसपुरा में भी पोस्टिंग की, बिश्ना, अभी मैं गांधीनगर में हूँ। इवन इन रूरल सेटअप नाउ फादर्स आर ऑल्सो कमिंग विद गर्ल्स। ये एक बड़ा अच्छा प्रचलन स्टार्ट हुआ है। तो मदर के साथ साथ फादर इज ऑल्सो कमिंग एंड दे आर अवेयर कि बच्ची को प्रॉब्लम हो रही है। जब हमारी सोसाइटी इस चीज़ को लेके ओपन अप होगी ना, तो लड़कियों के लिए थोड़ी कंफर्टेबल जगह हो जाएगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे किसी लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि उस टाइम पे किसी गायनोकोलॉजिस्ट को या हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट किया जाए? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट पीरियड आते ही उसको हेल्थ एक्सपर्ट के पास ले जाया जाए, बट हाँ, अगर बड़ी जल्दी छोटी एज में पीरियड्स आ रहे हैं और 4-5 दिन रह रहे हैं तो बेटर है कि एक आयरन का सप्लीमेंटेशन बच्ची को स्टार्ट कर दिया जाए, बिकॉज हर महीने ब्लड लॉस तो हो ही रहा है, तो उसको आयरन सप्लीमेंटेशन आप दे सकते हो। वो आजकल स्कूल में भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में भी है। उसके अलावा कोई भी बड़ा और समझदार लेडी और मेल उसको अच्छे से समझा सकते हैं कि बेटा दिस इज़ नॉर्मल। हाँ, अगर ज़रा भी आपको लगे डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल है, पीरियड्स प्रोलॉन्ग्ड हैं, लेट आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा देर तक रह रहे हैं या बार बार आ रहे हैं, इरेगुलर तो साइकिल, इमीडिएटली यस, इरेगुलर साइकिल, सो उस केस में डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ये तो हो गई फर्स्ट टाइमर्स की बात। जो बड़ी लड़कियां भी होती हैं आजकल, पीसीओडी, पीसीओएस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, हर दूसरी तीसरी लड़की में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगी कि पीसीओडी और पीसीओएस डिफरेंट हैं, तो किस तरीके से डिफरेंट है और इनके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, हेल्थ का कैसे ख्याल रखना चाहिए? देखो, पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये दोनों टर्म्स हम मोस्टली इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि इरेगुलर पीरियड्स होने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाती। जब वो अंडे निकलते नहीं हैं तो वो ओवरी में जाके छोटे छोटे पानी की रसोलियाँ जैसे बन जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बनाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रोइंग एज में जब एडोलेसेंट लड़की होती है या अभी 14-15 साल की होती है तो समटाइम्स इट इज़ नॉर्मल नेचुरल ओनली। तो कभी कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर अल्ट्रासाउंड कराया उसमें दिखी तो हम उसको लेबल कर देते हैं पीसीओडी। उसको हम पीसीओडी एक्चुअली नहीं बोलते हैं। इसका एक क्राइटेरिया है, एनी 2 आउट ऑफ द 3 थिंग्स। एक हो गया उसमें इरेगुलर पीरियड्स, दूसरा है उसमें हमें कोई हार्मोनल एंड्रोजेनिज्म जिसे बोलते हैं, जिसमें हर्सुटिज्म है, मेल पैटर्न ऑफ बाल, वो हेयर ग्रोथ है, थोड़ी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, फेशियल हेयर है, चेस्ट पे है, अपर थाई पे है, और थर्ड है उसमें अगर हम ओवरी में अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो एनी 2, सिर्फ हमने अल्ट्रासाउंड में देखा वो नहीं, हाँ अगर इरेगुलर पीरियड्स है, एनोवुलेशन है वो, और तीसरा ये पीसीओडी आज की डेट में बहुत कॉमन है। उसका रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल। आजकल इतना सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, मोस्टली गर्ल्स पढ़ने के टाइम या अदरवाइज ऑल्सो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे भी कीप ऑन सेटिंग, तो उससे ओबिसिटी भी बढ़ रही है जी। all 4 out of 5 girls are obese and they land up in PCOS. Though there is lean PCOS also, 5 PCOS में से एक होता है जो लीन हो, 4 are obese. तो इसमें आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वी कैन रियली अवॉइड इट एंड ट्रीट इट बाय वेट लॉस एंड सीडेंट्री हैबिट्स को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लानी है। अर्ली स्टेज पे ये मतलब ठीक किया जा सकता है? इवन इन लेट स्टेज। देखो, पीसीओडी एक्चुअली देयर इज अ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अगर आप बोलो ठीक नहीं होता, इट इज़ नॉट अ डिजीज एक्चुअली, तो इसलिए वो ठीक भी नहीं होती। इट इज़ योर टाइप, यू हैव टू लिव विद इट। और उसके लिए क्या करना है कि हमें एक जनरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फास्ट फूड कल्चर थोड़ा कम करना है। जैसे जैसे फास्ट फूड कल्चर बढ़ रहा है हमारे इंडिया में, तो पीसीओडी बढ़ता ही जा रहा है, जो लेटर ऑन डायबिटीज़ भी कॉज करता है।
So what we have to do is we have to go back to what our दादी and नानी used to eat, which is very common saying these days. तो हमें फास्ट फूड एलिमिनेट करना है अपनी डाइट में, जिसमें सॉसेस वगैरह भी आती हैं, मोमोज एंड ऑल, वी शुड एलिमिनेट. नंबर 2, अपनी लाइफ में हमें एटलीस्ट 40 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी रखनी है 5 to 6 times a week. Every girl should do it in the form of yoga, in form of walk, gymming, sweeping, फिजिकल मूवमेंट, किसी भी फिजिकल मूवमेंट. और उसके अलावा भी सारा दिन बेड पे नहीं लेटे रहना, लेट के टीवी देखा, लेट के मोबाइल, लेट के, वी शुड अवॉइड बीइंग सो सेडेंटरी. तो वेट लॉस, इवन 5% ऑफ वेट लॉस इन लेटर स्टेजेस ऑल्सो कैन मेक योर पीरियड रेगुलर अगेन. उससे पीरियड रेगुलर हो सकते हैं. सो at any stage of PCOS weight loss helps, that's for sure. हम अभी बात कर रहे थे PCOS की, तो इसी में आप थोड़ा और समझाइए कि PCOS के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं. किसी को होने लगा हो PCOS, तो अपार्ट फ्रॉम फेशियल हेयर और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि हमें पता लगे कि हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है. सबसे पहले PCOS में देयर इज इरेगुलर पीरियड्स. अब ये इरेगुलर पीरियड्स का एक ह्यूज कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स है. इट कैन बी लेट आना पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स. हम 21 to 35 डेज का गैप जो है वो नॉर्मल मानते हैं बिटवीन वन साइकिल एंड सेकेंड. इट कैन बी लेस देन 21 days, मोर फ्रीक्वेंट पीरियड्स एंड वेरी डिलेड पीरियड्स की पीरियड्स आए ही नहीं. तो बोथ थिंग्स कैन हैपन. देन देयर कैन बी कंप्लीट एमिनोरिया ऑल्सो कि 8-10 महीने तक आए ही नहीं पीरियड्स, और हेवी पीरियड्स और वेरी लाइट पीरियड्स. सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कैन बी देयर विद PCOS. नंबर 1. नंबर 2, हर्सुटिज्म, विच इज़ सोचने में तो इतना बड़ा थ्रेटनिंग नहीं लगता, बट फॉर यंग गर्ल जो जवानी की दहलीज पे कदम रख रही है, उसके लिए बहुत अनोइंग हो जाता है फेशियल हेयर आना. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. नंबर 3, PCOS में एक्ने. वी कैन हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्ने बिकॉज ऑफ ऑयली स्किन, दैट कैन बी देयर. नंबर 4, PCOS में देयर इज़ डिरेंजमेंट इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. होता क्या है कि PCOS में हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं. जब इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म के लिए और इंसुलिन सिक्रीट होता है, जनरेट होता है. इंसुलिन द हार्मोन जो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. सो इट्स हाइपर इंसुलिनीमिया विच कैन फर्दर इन फ्यूचर लीड टू डायबिटीज मेलाइटिस ऑल्सो. तो मोस्टली PCOS वालों को ग्लूकोज की डिरेंजमेंट्स रहती हैं. सो इट नॉट ओनली इफेक्ट्स पीरियड्स, आगे जाके हेल्थ को. फिर देन जब पीरियड्स नहीं हो रही तो यूट्रस की लाइनिंग ग्रो करती जाती है. It can lead to endometrial hyperplasias, which in middle age women it can lead to endometrial cancers also later on. So PCOS बड़ा important है to diagnose and to treat. PCOS then infertility is also very common. यही मैं भी आपसे पूछने लगी थी कि PCOS के साथ और कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स जुड़ी हो सकती हैं. क्या और कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है? और फिर आपने बात करी इनफर्टिलिटी से, वो कैसे लिंक किया जा सकता है? हेल्थ प्रॉब्लम्स में तो देयर इज़ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, जो PCOS से रिलेटेड होता है. इसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होता है, कोलेस्ट्रॉल रेज्ड हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है वो इंक्रीज हो सकता है, हमारा डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है. देन एंडोमेट्रियल जो मैंने बताया यूट्रस की लाइनिंग ग्रो कर सकती है. एंडोमेट्रियल कैंसर्स कैन आल्सो हैपन. देन वेरी इंपॉर्टेंट इज इनफर्टिलिटी. अ यंग गर्ल मैरिड नाउ, पहले उसको पीरियड्स इरेगुलर रहते, उससे जूझती रही. नाउ शी इज मैरिड नाउ, नॉट हैविंग पीरियड्स, UPT टेस्ट इज नेगेटिव, शी इज इन अ डायलेमा. क्या बोले, आती है फिर अपने पेशेंट डॉक्टर के पास कि पहले रेगुलर थे, तो हमें पता चल जाता है कि शी माइट बी हैविंग PCOS. सो वी ट्रीट लाइक एन ओवुलेशन. उसमें क्या है कि everybody has to understand that infertility because of PCOS is because of anovulation. उसको periods में eggs नहीं निकलते, eggs release नहीं होते, which can lead to infertility. So it is very much curable except very few unfortunate women जिनमें हमें आगे IVF तक जाना पड़ता है. इनमें सबसे पहले तो again weight reduction and dietary modification, that is first modality. Second, we can give some ovulation drugs जिनसे कि एग्स बन के निकलने में हेल्प मिलती है. सो वी कैन गिव हर ओवुलेटेड ड्रग्स, और काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन विथ लिटिल बिट ट्रीटमेंट कैन कंसीव. अगर नहीं हो पाए देन वी गो फर्दर फॉर सर्जरी और समथिंग लाइक दैट. तो आपका ये कहने का मतलब है कि हेल्थ का ध्यान रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, डाइट का ध्यान रखें, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो. पर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है. यस. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू हैव पीरियड्स एटलीस्ट 5-6 months
ईयर, मतलब 4-5 बार एक साल में आने ही चाहिए। सो अगर पीरियड्स मिस होते हैं, एक यंग गर्ल अनमैरिड आई एम टॉकिंग, जिसको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, एक बार मिस हो रहे हैं, 2 बार मिस हो रहे हैं, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। वो विड्रॉल के लिए कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स दे सकते हैं। देन द गर्ल कैन बी पुट ऑन कंबाइंड ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसको हम ओसी पिल्स कहते हैं। सी ओसी पिल्स के साथ आजकल हमें फिर मदर्स को समझाना पड़ता है कि ये ओसी पिल है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, बट ये पीरियड्स को रेगुलेट करती है। तो अगर किसी लड़की को अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और उसको हार्मोनल डीरेंजमेंट है विद पीसीओएस, शी शुड बी पुट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिससे कि उसके हार्मोन नॉर्मल रहते हैं, उसका बेटर साइकिल कंट्रोल रहता है, एक्ने, हर्सुटिज्म जो हेयर ग्रोथ वो कंट्रोल होती है, और आगे चल के माँ बनने में भी उसको परेशानी नहीं आती। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट पीसीओएस। जैसे आपने अभी बताया कि लड़कियां आती हैं कि हमें पहले पीरियड्स रेगुलर आते थे, अब कंसीव नहीं कर पा रहे, ये तो हो गए क्या ट्रीटमेंट पीरियड्स या पीसीओएस के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, पर मेंटल लेवल पे उनका क्या हाल होता होगा, किस तरीके से वो सोच रहे होंगे, या कितने सैडनेस या किस तरीके से उन्हें गुजरना पड़ता होगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीओएस में डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। लड़कियों को बहुत डिप्रेशन आता है कि मेरी फ्रेंड को आ रहे हैं पीरियड्स, मुझे क्यों नहीं आ रहे। छोटी लड़कियां होती हैं, ना समझ होती हैं। इसके लिए अगेन वी गो बैक टू स्क्वायर वन, अवेयरनेस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स अवेयरनेस, लोगों को समझाया जाए इट्स नॉर्मल, गर्ल्स को मोटिवेट किया जाए, छोटी एज से ही उनको फिजिकली एक्टिव रहने की हमें मोटिवेट करना चाहिए, और इस चीज़ के लिए खुल के बात करनी चाहिए। इट्स ओके, ये नॉर्मल है, इसके साथ ही हमें चलना है आगे। अब हम बात करेंगे पीएमएस की। पीएमएस आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में समझ हो गई है कि हमें पीरियड्स आने वाले हैं, तो उससे पहले हम क्रैंकी फील कर सकते हैं या हमें चिड़चिड़ापन हो सकता है। क्या इस चीज़ को किस लेवल पे समझना चाहिए ताकि हम आगे उस क्रैंकीनेस की वजह से अपने रिलेशन, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, उस पर इफेक्ट ना हो? ये पीएमएस जो होता है ना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इसमें बोलते हैं। इट इज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम, जिसमें किसी को मेंस्ट्रुअल माइग्रेन हो सकता है, इसमें किसी को बहुत स्टफीनेस फील हो सकती है, किसी को चिड़चिड़ापन जैसे आपने बोला वो फील हो सकता है, पेन हो सकती है, और मेस्टैल्जिया हो सकती है, ब्रेस्ट में पेन हो सकती है। देखो, इनका सबका बेसिक जो रीज़न है दैट इज़ वाटर रिटेंशन। तो हमें थोड़ा सा अगेन वी कम टू डाइटरी मॉडिफिकेशन, थोड़ा फास्ट फूड कल्चर कम करना है, एक्सेसिव सॉल्टी एंड शुगरी फूड अवॉइड करना है, और थोड़ा सा वी हैव टू गो फॉर फिजिकल एक्टिविटी। ये सब उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस रहेंगे। उसके अलावा अगर किसी को थायराइड है या विटामिन डी डेफिशिएंसी है, हमने थोड़ा उसको सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे ना, उसके साथ वाले जब अंडरस्टैंड करेंगे यस दैट शी इज हैविंग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विल गो, शी विल ऑटोमेटिकली बिकम नॉर्मल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पीरियड्स के साथ और ये हार्मोनल चेंजेस के साथ विमेन के बॉडी में ही नहीं, मेंटल में भी थोड़ी चेंजेस आ सकती हैं। पीरियड्स को एक टैबू माना जाता है, लोग इतना खुल के बात नहीं करते। मेल मेंबर्स की तो बात अलग है, फीमेल्स भी अपने डॉटर्स के साथ इतना डिस्कस नहीं करती ओपनली। तो एज अ गायनोकोलॉजिस्ट आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस वजह से कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग खुल के अपनी प्रॉब्लम बताते नहीं है कि हमें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? सबसे पहले तो अगेन आई विल कम टू ये जो बड़ी अर्ली स्टेज ऑफ मिनार्की है ना, व्हेन सम लिटिल गर्ल कम्स विद सम प्रॉब्लम या कुछ, तो अगर मैं उसकी मदर से पूछती हूँ कि इसको पीरियड्स तो नहीं आते, द काइंड ऑफ रिएक्शन आई गेट फ्रॉम सो कॉल्ड मॉडर्न विमेन ऑल्सो, दे जस्ट जंप, नहीं अभी नहीं, बहुत छोटी है, 10 years 11, आई से नो इट्स ओके, अगर नहीं आते, नहीं ये ऐसी नहीं है, तो आई टेल हर इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, ऐसी नहीं है का क्या मतलब है। सो पहले माँ बाप को अपनी रिएक्शन इसको लेके नॉर्मल करनी है। जब हम पैनिक करते हैं ना, तो वो पैनिक बच्चे में इंस्टिल हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर उसकी पूरी लाइफ इफेक्ट होती है। आज लड़की को पढ़ना भी है, खेलना कूदना है, इंपॉर्टेंट एंट्रेंस देना है, आईएएस का वाइवा देना है, सो जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो शी कैन गेट पीरियड्स, तो उसके लिए एक बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल चीज़ होनी चाहिए। अभी आई डोंट थिंक अभी भी कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि अचार नहीं हाथ लगाना या ठंडा नहीं खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट, तुम अशुद्ध नहीं होते हो पीरियड्स में, ये हर एक के लिए समझना ज़रूरी है। और लड़की को, बिकॉज पीरियड्स तो 50% ऑफ पॉपुलेशन को आते हैं, सो व्हाट इज द टैबू अबाउट इट? ऑल फीमेल्स गेट, दोज हु डोंट गेट,
दैट इज़ मोर अनफॉर्चुनेट, उसमें हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो इट्स हाई टाइम हम इसको नॉर्मल लें, इसके लिए खुल के बात करें। तो यही जो मैंने कहा, एक तो पैनिक रिएक्शन आती है, देन दे कम इनडायरेक्टली विद सो मैनी सिम्टम्स कि ये है वो है, एंड हमें पूछना पड़ता है डायरेक्टली कि पीरियड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया वो लड़की की पढ़ने में मन नहीं लगता, देन वो इट केम बैक टू कि उसको इतने ज़्यादा पे। कई बार हम बच्चे को इतना उसको डिस्करेज करते हैं इस बारे में बोलने के लिए कि बच्चा बता ही नहीं पाता उसको अगर लॉन्ग पीरियड चल रहे हैं या हैवी चल रहे हैं। दो अब चेंजेस आ रही हैं, अब तो स्कूल्स में भी दे हैव केप्ट इन वॉशरूम दैट ATMs फॉर सैनिटरी पैड्स डिस्पेंसर, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। इट्स हाई टाइम दैट वी शुड बी ओपन अबाउट इट। जितना हम इसको छिपाएंगे उतना ये एनिग्मा क्रिएट करेगा। मैं बात करूं पीरियड पेन की, जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा पेन्स होती हैं, तो उस पर कुछ लड़कियां दवाइयों के बिना रह ही नहीं सकते, पूरे पूरे दिन बेड पे रहते हैं कि हमें इस तरीके से पेन हो रही है, तो क्या इस टाइम पे दवाइयाँ लेना ठीक है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दवाई नहीं लेने के चक्कर में जो हम लड़कियों को इतना ट्रॉमा देते हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। किसी भी लड़की को पीरियड्स में उतनी पेन बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उठ ही ना पाए और अपना रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाए। सो होता क्या है कि जो पीरियड्स में पेन है ना, दो तरह की होती है। एक स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया होता है, हम डिस्मेनोरिया कहते हैं पीरियड पेन को। एक कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया होता है। एक जो डिस्मेनोरिया होता है, एक पेन जो होती है वो बिकॉज ऑफ सेकेंडरी टू सम रीज़न होती है। सो अगर किसी भी लड़की को बहुत ज़्यादा पेन होती है कि वो अपना डे टू डे काम नहीं कर पाए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग हर टू अ डॉक्टर टू इवैल्यूएट हर कि कहीं उसको एंडोमेट्रियोसिस एक प्रॉब्लम है जिसमें पेन होती है, कोई और ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसको इतनी सीवियर पेन है। अगर कोई कॉज मिलता है देन वी हैव टू ट्रीट द कॉज, बट अगर वो कॉज नहीं मिलता देन इट इज़ स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। उसके लिए हमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, NSAIDs होते हैं, जैसे हमारा पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, इस तरह की कोई ड्रग डॉक्टर की सलाह से हमें ज़रूर देनी चाहिए, और वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड से पेन स्टार्ट होने से पहले देनी होती है। जैसे ही पीरियड आए, अगर पीरियड रेगुलर नहीं तो जैसे ही पीरियड आए एक टैबलेट लो, 5-6 घंटे बाद दूसरी, तो एक साइकिल में 2 टैबलेट से ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती। बट अगर हम वेट करें कि पेन पूरी ज़्यादा हो जाए और फिर दें, देन इट इज़ अ कैस्केड। वो एक बार स्टार्ट हो जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बड़ा डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना, देन इट लीड्स टू लॉट ऑफ मेंटल एगनी। तो हमें इससे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए गर्ल्स को। नोबडी शुड सफ़र बिकॉज ऑफ पीरियड पेन। तो ये कंसल्ट करके लेनी चाहिए या खुद से भी अगर ले लेनी चाहिए? जैसे पीरियड्स आने वाले हैं, फर्स्ट टाइम यू शुड कंसल्ट मस्ट, बिकॉज मैंने बताया ना कि इट कैन बी सेकेंडरी टू सम कॉज, तो वो कॉजेज रूल आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी बच्ची होती है, डोज भी एडजस्ट करनी है। सो फर्स्ट टाइम आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, एंड देन डॉक्टर खुद ही आपको बता देंगे कि यू कैन टेक एवरी पीरियड दिस मच, बट फर्स्ट टाइम ज़रूर डॉक्टरी सलाह से लें। तो मैं यहाँ आपसे समझना चाहूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मदर्स को आप समझा सकें कि कैसे अगर उनकी डॉटर को पीरियड्स आने वाले हैं, वो इस एज में एंटर कर रही हैं, तो किस तरीके से उन्हें अपने डॉटर को अवेयर करना है, समझाना है इस चीज़ के बारे में, ताकि कोई डर ना पैदा हो। देखिए आजकल तो सोशल मीडिया है, काफ़ी मूवीज़ हैं, पैडमैन है, और भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस टिप्स हैं। देखो सबसे पहले यू शुड बी क्लोज टू योर डॉटर्स। अपनी डॉटर्स को बहुत 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 प्यार करें, उनको अपने पास रखें, उनको बताएं कि वो कितनी स्पेशल हैं, वो गॉड की एक स्पेशल क्रिएशन है। उसी के साथ धीरे धीरे उनको हम बता सकते हैं कि बेटा नाउ यू आर ग्रोइंग अप, you will become like me, you will become like elder grown up woman, and this is a God's gift that only a girl can become mother later on. उसकी preparation आज से start होती है। So in West तो sometimes they celebrate minarki, first periods are celebrated. So जिस दिन आए उसके लिए गिफ्ट लाएं, उसे मुबारकबाद दें इस चीज़ का, ताकि वो इससे डरे नहीं, और उसको मेंटली प्रिपेयर करें। उसको पैड्स कैसे, सैनिटरी नैपकिन्स दें साफ, और उसको बताया जाए कि कैसे यूज़ करना है। और अगर उसको बताया जाए कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू, डोंट बी स्कैर्ड। उसके भाई को या घर में कोई बड़ा है मेल को साथ में सेंसिटाइज किया जाए, तो आई डोंट थिंक उसको कोई प्रॉब्लम होगी टू एक्सेप्ट दिस। जैसे आपने यहाँ मेंशन किया पैड्स, तो पैड्स से ही मैं बात करूँ, आजकल बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ गए हैं मार्केट में, चाहे वो टैम्पॉन्स हो, मेंस्ट्रुअल कप्स हो, तो इस पर थोड़ा समझाइए कि इनमें डिफरेंस क्या है और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है यूज़ करने के लिए? देखिए बेस्ट तो नहीं है, दिस इज़ अ वुमेन्स चॉइस। देखो छोटी गर्ल्स के लिए तो पहले तो पैड्स ही ठीक रहते हैं, बट वंस शी ग्रोज अप इन 18-20 देन इट इज़ हर पर्सनल चॉइस, प्योरली पर्सनल चॉइस। सम पीपल प्रेफर टैम्पून्स, बट थोड़ा सा उससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखा गया कि अगर इकट्ठा रहे तो वो स्वेल कर जाता है, सो दे वेंट इनटू डिसरिप्यूट, अदरवाइज दे वर वेरी कन्वीनियंट।
Now these days menstrual cups have come. Some young girls they are very comfortable with cups because उसके लिए उनको periods हमेशा पास रखने की pads हमेशा पास रखने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा they are more economical also because one menstrual cup they can wash and they can use it. Yes, one time investment है but it is purely personal choice. सिर्फ उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि whatever you use it should be hygienic, it should be sterile. अगर sanitary napkins भी देखने हैं it should be sterile pads. It should not be कि धोया यूज़ किया बहुत मुश्किल होता है धो के सैनिटाइज करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है अगर करना है तो प्रॉपर धूप में सैनिटाइज करना है डेटॉल वगैरह से वॉश करना है अदरवाइज इट कैन लीड टू लॉट्स एंड लॉट्स। अंत में कोई संदेश देना चाहेंगी आप? अंत में मेरा संदेश यही है ऑल द गर्ल्स गो गेट सेट एंड गेट रेडी बी फिजिकली एक्टिव स्टडी हार्ड एंड अचीव समथिंग इन लाइफ पीरियड्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल और मैं बड़ों को बोलूँगी कि लड़कियों को भी वैसे ही पालें जैसे आप अपने बेटों को पालती हैं एंड दे कैन रियली डू वंडर्स। ये थे हमारे साथ अमनदीप कौर। ऐसे ही और हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए जेके चैनल के साथ।